नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज जो इसमें हम पॉलिटी सेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं वह सर्वोच्च न्यायालय नए विषय मतलब नए लेसन से पढ़ने जा रहे हैं। जो एक नया चैप्टर है उसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। आप जान रहे हैं आने वाली यूपीएससी परीक्षा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश परीक्षा, फिर उत्तराखंड की परीक्षा भी है, फिर यूपी पुलिस की भी है, साथ ही साथ आप देखेंगे जो आरओ एग्जाम होना उसकी भी परीक्षा है। सभी में पॉलिटी जो होता है कॉमन होता है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट जगह किसी में जुड़ जाते हैं तो वो प्रश्न जो यूपीएससी और पीसीएस लेवल का हो जाता है, वही कुछ फैक्ट आ जाते हैं तो वो जैसे आरओ और साथ ही साथ आप देखेंगे यूपी जो पुलिस के लिए वो क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो उन्हीं सब का एक सम्मिलित रूप जो आया है वह आपको देखेंगे जीएस पॉइंटर में है। तो उसी का आज हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने संसदीय समितियां पढ़ लिए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय का नंबर है, उसी को देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू होता है। उसके बाद ही 28 जनवरी 1950 को भारत का उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन होता है। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति कितनी है वो देखेंगे 34, यानी मुख्य न्यायाधीश के साथ मिलाकर 33 न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश जो है वर्तमान के चंद्रचूड़ साहब को मिलाकर 34 लोग हैं। उसके बाद ये अभी हाल ही में 2019 में बढ़ी है संख्या, उससे पहले कम थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? भारतीय संविधान के द्वारा 26 जनवरी 1950 को हुई थी। सही कथन है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम न्यायालय है। इसमें अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय एवं अदालत की सुनवाई कर सकता है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कोर्ट मार्शल जो सेना के थ्रू न्यायालय, जो सेना का न्यायालय होता है एक प्रकार से, उसका भी जो है उस सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकार का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है किसमें? वह संसद में निहित है। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसमें जो न्यायाधीश कितने होंगे, इस पर उसकी संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं बल्कि संसद के पास है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। तो न्यायालय जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति जो होता है वह राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र या पत्र लिखता है किसको? राष्ट्रपति को लिखता है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबंधित होता है किससे? होता है राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं संसद की सिफारिश पर। संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पहले पारित होता है, उसके बाद जो होता है राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाता है। सही कथन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया का ब्यौरा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिया गया है। कब दिया गया? 1968 में दिया गया है। ये यानी कि ये जो उन पे जो महाभियोग का मुकदमा चलेगा वह संविधान में उल्लेख नहीं है। महाभियोग शब्द केवल संविधान में राष्ट्रपति के लिए है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए नियम बनाया गया है जो 1968 में पास किया गया था। आगे देखते हैं। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिखा जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्पित हो और उस सदन की कुछ सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा या कुछ उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्पित होता है। यानी कि इसमें जो है इतना बड़ा जो एक प्रोसेस होता है उसके दौरान ही महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब उसके बाद देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? 65 वर्ष से ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन निर्धारित होता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा निर्धारित होता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा राष्ट्रपति केवल एक व्यक्ति की जो होता है आपका जो
आप देखेंगे अटॉर्नी जनरल होता है वह जो है उनके सलाह मशवरा से ही कहते हैं जो है वो राष्ट्रपति जो है उनकी सैलरी तय करता है। अदरवाइज सबकी सैलरी जो सब न्यायाधीश सैलरी जो होती है वह संसद द्वारा तय की जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। फिर न्यायाधीश का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। तो याद रखिएगा, जो न्यायाधीश का वेतन जो होता है संचित निधि पर भारित होता है। इनके साथ साथ देखेंगे इनके रिटायरमेंट का जो भी रहता है वो भी जो पेंशन मिलती है वो भी कहते हैं संचित निधि पर भारित होती है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, देश के किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। वो एक गरिमामय पद होता है। अगर आप कहीं सबसे ऊंचे जज बन जाते हैं, देश के सबसे सर्वोच्च जज बन जाते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आप जब किसी न्यायालय में सुनवाई करने जाएंगे तो इससे एक आपकी जो पूर्वभूत गरिमा रहेगी उसकी एक प्रकार से बेइज्जती होती, तौहीन होती। तो इसीलिए ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी न्यायालय में जो अपनी सेवा प्रदान नहीं कर सकेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? और राष्ट्रपति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के साथ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायाधीश में से नियुक्त की जाती है तदर्थ न्यायाधीश की। याद रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीश यानी एडॉक न्यायाधीश जो होते हैं वह केवल सर्वोच्च न्यायालय में किए जाओ तब की मतलब की नियुक्ति की जाती है, उच्च न्यायालय में नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तब। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है कि सिर्फ देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय में है। अब है भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में सही कथन है। भारत के राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि उच्च न्यायालय के पास है। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम व्यवस्था अपनाई गई है, तो वो 1993 में अपनाई गई है। ये 1993 से तात्पर्य क्या है? उस वक्त 3 जजेस केस हुआ था, जिसमें से देखेंगे सेकंड जजेस केस में ही ये कोलिजियम व्यवस्था अपनाई गई थी। अब है सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो संख्या याद रखिएगा। अब है सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की संख्या कम से कम होनी चाहिए। कितनी? 5 होनी चाहिए। तो जब भी संविधान या कहते कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है उसमें मिनिमम 5 जज होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, मिनिमम 5 जज होते हैं। और इस बार ये प्रश्न इसलिए बनेगा क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ये बोला है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो जो सर्वोच्च न्यायालय उसके 2 पार्ट करेंगे। पहला पार्ट जो होगा वह केवल जो कानूनी जो संविधान से संबंधित कोई प्रावधान का अगर व्याख्या करनी हो तो उसके लिए एक पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में अन्य जो केसेस चलते हैं उनके लिए होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो संविधान का कभी भी वर्णन करना हो तो मिनिमम 5 लोग की बेंच होना आवश्यक है, 5 सदस्य होना आवश्यक है। जैसे कि आप देखेंगे कि जब अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हो रहा था चर्चा तो वहां 5 जज बैठे थे, आप लोग ने देखा होगा। अब है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति
आती है, कहाँ से आती है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकार में आता है भारत सरकार तथा एक या अधिक से राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद आता है। अब उसके बाद देखते हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ कि इस केस में बनी है गोलकनाथ केस में सबसे बड़ी खंडपीठ, उसके बाद केशवानंद भारती जो है केस में बनी थी। गोलकनाथ केस में 11 जजेस बैठे थे, वहीं केशवानंद भारती केस में 13 जजेस बैठे थे। हमेशा जो बेंच बनती है वे विषम संख्याओं के आधार पर बनती है। उसका कारण क्या होता है कि जो निर्णय लिया जाता है वह बहुमत के आधार पर लिया जाता है। अगर सम संख्या में जजेस होंगे तो वो टाई हो जाएगा निर्णय, इसलिए विषम संख्या पे जजों की नियुक्ति मतलब कि जो कोरम बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसमें, केशवानंद भारती बाद में किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सभी परीक्षाओं में प्रश्न हर बार आता है। अब है उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उससे सबसे अच्छे लगे तथा अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। गोलकनाथ बनाम स्टेट जो है पंजाब बाद में ये बोला था कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उससे सबसे अच्छा लगे अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए बोलता है। अब है सही कथन है। इंदिरा साहनीवाद जो है वह अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वो चिकनी परत है, क्रीमी लेयर है, उसके लिए। इंदिरा साहनीवाद किसके लिए है, ओबीसी वर्ग का जो क्रीमी लेयर है उसके लिए है। विशाखावाद किसके लिए है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में कामकाजी महिलाओं को संरक्षण के लिए है। फिर मेनका गांधीवाद किसके लिए है, वो देखेंगे आर्टिकल 14 1921 के परस्पर अपवर्जित नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब है संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं कौन कौन से, 134 एक को मिलाकर 132 को पढ़ा जाएगा तो संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। कब, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन है, क्या कथन है, यह मूल, अपीली और परामर्शी संबंधित अधिकार रखता है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है, अनुच्छेद 142 के तहत की जा सकती है। अब है भारत के संविधान के संदर्भ में समानता विधि में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंध अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंध की तरह नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ है भारत के उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा निर्मित विधि से बाध्य नहीं होते हैं। अब है सही कथन है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उनका आदर्श जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था करता है। उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पूर्वालोकन हेतु अधिकृत करता है, अनुच्छेद 137 के तहत करता है। न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है, तो वो किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। अब है न्यायिक पूर्वालोकन में न्यायालय को अधिकार है यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना है। भारत में न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी केंद्रीय विधि को सांविधिक रूप से अवैध घोषित करने की आधिकारिक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों की है।
भारत के संविधान के किसी संशोधन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है। न्यायिक पूर्वावलोकन प्रचलित है, किस लिए प्रचलित है? भारत और यूएसए में न्यायिक पूर्वावलोकन है। आपको ये पता है, जब हम लोग संविधान के विभिन्न सूत्र पढ़ रहे थे, इसी में आप देखेंगे दूसरा या तीसरे वीडियो होगा, आप उसमें देखिएगा इसी श्रृंखला में, तो उसमें यहाँ पास आया था कि हमने किन किन देशों से क्या क्या लिया था। जो जुडिशियल रिव्यू जो है वो भारत और यूएसए में है बस, बल्कि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू नहीं है। न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच को प्रतिबंधित करने वाले अनुच्छेद है कौन से? अनुच्छेद 122 है कि जो न्यायालय जो है वह संसद की अगर कोई कार्यवाही कर रही है तो उसकी जांच नहीं कर सकती है न्यायालय। ऐसा उपबंध कहाँ लिखा गया? आर्टिकल 122 में लिखा गया है। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान के अनन्य कहीं रखता है तो वह क्या होगा? वह असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। अब है अभिकथन है, भारत में न्यायिक पुरीक्षण का क्षेत्र सीमित है क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तु हैं। देखिए, दोनों बातें सही हैं, पर दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन का आधार क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जो न्यायिक पूर्वावलोकन हो रहा है उसका आधार क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है। अब है न्यायालय में न्यायिक प्रणाली आधारित है, कैसे से आधारित है? संविधान, परंपरा एवं कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? वह सर्वोच्च न्यायालय को है। ये बात ध्यान रखिएगा, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। अब है भारत के संविधान का अभिरक्षक है कौन? कस्टोडियन कौन है? भारत का उच्चतम न्यायालय है। कौन है कस्टोडियन? वह आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामले पर परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 143 में अगर कोई कानूनी मामला आ रहा है, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि मुझे इससे न्यायालय से इसमें परामर्श लेना है, तो किस आर्टिकल में लिखा? आर्टिकल 143(1) के माध्यम से वह जो है राष्ट्रपति न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेश दिया है खंड 1 में अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। यही वाला जो प्रश्न यहाँ दोहराया गया है, एक प्रकार से अलग भाषा और अलग विकल्प बनाकर। अब है विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। संसद को अधिकार दिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा विधि बनाकर। जो न्यायालय का क्षेत्राधिकार कौन बढ़ाएगा? संसद बनाएगा, जो कि विधि बनाकर आगे बना सकेगा। अब है कि उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में सही कथन है। क्या सही कथन है? परामर्श अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। आप साथ ही साथ देखेंगे परामर्श अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्यों के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कब देता है? तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तो जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उस राष्ट्रपति को परामर्श देता है। किस आर्टिकल के तहत देता है? वह आर्टिकल 143(1) के तहत देता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका
और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की थी किसने? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया है किसमें? आर्टिकल 32, 226 और 227 में किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है। आर्टिकल 32 के तहत करता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। 10 वर्ष तक के लिए एडवोकेट तो होना चाहिए। फिर है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। अपने पद के कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा। संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाती है। संविधान और कानून किसमें की रक्षा करने की बात करता है? वह न्यायालय करता है, तो इसलिए न्यायाधीश इसकी शपथ लेता है। अब आगे देखेंगे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन आते हैं। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसे है? वो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निम्न अनुच्छेदों के तहत प्रवासी पंचायत निर्धारित अधिनियम 1983 को संविधान के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्यों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया। किस आर्टिकल के तहत किया था? आर्टिकल 355 के तहत किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब है, भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का सूत्र क्या है? वह न्यायिक व्याख्या है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है। इसका आशय यह है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अभिलेख न्यायालय माना जाता है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को माना जाता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य अभी हम लोग ने पढ़ा था, वो जो अब जिसके द्वारा दिया गया कोई भी डिसीजन जो एक सबूत के तौर पर कहीं पेश किया जा सकता है, उसे ही अभिलेखी न्यायालय कहा जाता है। अब है सही कथन है, HN संन्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही कथन है। क्या सही कथन है? वह कथन यह है कि यह कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परामर्श करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। यानी कि उच्चतम न्यायालय जो है वह दिल्ली में है, वह अपनी सुनवाई दिल्ली में करता है। लेकिन अगर उससे ऐसा कुछ प्रतीत होता है किसी न्यायालय के मतलब कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कि नहीं, हमें जो निर्णय या असम में बैठ के करना है या कहीं और करना है, तो वह राष्ट्रपति से परामर्श करेगा, उनसे इजाज़त लेगा और अपना जो है वह निर्णय कहीं भी बैठकर किसी भी राज्य में सुनवाई कर सकता है। लेकिन किसकी सिफारिश पर? वह अनुमोदन लेना पड़ेगा राष्ट्रपति के साथ।
DTSNT के निर्णय को चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में दी जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सही क्रम क्या है? वो है HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खड़गे। देखिए ये प्रश्न जो है अगर आपको आ रहा हो तो अटेंड करिए, नहीं आ रहा तो गलती से मत छूइए, क्योंकि जल्दी जरूरी नहीं सबको सभी क्रम याद रहे, इसलिए कह रहे हैं आ रहे हो तो ठीक है, नहीं आ रहे तो छोड़ दीजिएगा। AS आनंद 1990 के दशक के अंत में कार्यरत थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद पर कार्यरत थे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में सही कथन है, वे भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। वे अब तक सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति थे। उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। अब है सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे कौन? कमल नारायण सिंह रहे थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति NK पटनायक, RV रविंद्र, SK झा और AK माथुर में से भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे। न्यायमूर्ति SK झा नहीं थे। जनहित याचिका की शुरुआत की थी किसने? न्यायिक पहल द्वारा जनहित याचिका की सुनवाई की गई थी। सही कथन है न्यायमूर्ति VR कृष्णन अय्यर भारतीय सिविल सेवा के लोकहित याचिका PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। जनहित याचिका की अवधारणा शुरू किस देश से हुई थी? वो संयुक्त राज्य जो है अमेरिका से जनहित याचिका यानी PIL की शुरुआत हुई थी। PIL का तात्पर्य क्या है? ये 2021 या 20 के प्रीलिम्स यानी कि UPPCS प्रीलिम्स में पेपर में आया था कि PIL का अर्थ क्या होता, मतलब फुल फॉर्म पूछा था, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था। अब है जनहित याचिका यानी PIL प्रस्तुत की जाती सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम होता है कहाँ? USA से होता है। लोकहितवादी मुकदमे यानी PIL से संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, जनहित याचिका से संबंधित है। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं कहना चाहिए? न्यायमूर्ति AS आनंद ने कहा था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संबंधित है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। इंदिरा साहनीवाद क्रीमी लेयर जो OBC वर्ग में जो लोग 8 लाख के ऊपर आ जाते क्रीमी लेयर में आ जाते उनसे संबंधित है। सितंबर 2023 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय है कौन सा है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ये ध्यान रखिएगा। अब है कि विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमे संबंधित हैं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम से संबंधित हैं। अब है यह निम्नलिखित अनुच्छेद में विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। आर्टिकल 348 में लिखा हुआ है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही होगी वह अंग्रेजी भाषा में होगी। समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संबंधित है भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 377 के माध्यम से, ना कि अनुच्छेद 377 है। याद रखिएगा IPC जो है भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 377 में है, समलैंगिकता संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा यानी CBI एक पिंजरा बंद तोता है। किस मामले में कहा था? यह कहा था कोयला आवंटन घोटालेवाद में कहा था। चलिए ये सर्वोच्च न्यायालय समाप्त हुआ। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वह राज्यपाल से नया वीडियो पढ़ेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।